सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और एक और हफ्ते का बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हुआ है, जहां आज एक मौके पर हमने इंडेक्स को 1,16,000 की सतह से भी ऊपर जाता देखा। तो ना सिर्फ अब ये 6 फिगर से ऊपर है, बल्कि अच्छा खासा ऊपर अब ये इंडेक्स आ चुका। और अब जो एक्सपेक्टेशन है मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ ही देर में जो अनाउंसमेंट होनी है, अगर उसमें भी 2 से 3% की मज़ीद कमी वाक़ई हो जाती है तो फिर ये इंडेक्स मज़ीद भी ऊपर जा सकता है। इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स जो हैं वो बड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और एक बहुत ज़बरदस्त एतमाद की फ़ज़ा इस वक्त ना सिर्फ मुल्की इन्वेस्टर्स के लिए बल्कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी हमारी स्टॉक मार्केट में नज़र आ रही है। जो ग्रोथ इस वक्त देखी गई है वो अब कितनी लॉन्ग टर्म है और इस मॉनेटरी पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट होनी है वो किस हद तक इम्पैक्ट मज़ीद क्रिएट करेगी मार्केट में, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एहसन मेहनती साहब MD एंड CEO हैं, आरिफ हबीब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये 2-3% का भी अगर ये कट होता है, बिज़नेस कम्युनिटी को के 5-6% की इस वक्त कमी की तजवीज़ उनकी तरफ से सामने आई थी, अगर ये 2-3% भी कमी वाक़ई हो जाती है तो मज़ीद कितना बूम आ सकता है मार्केट में? देखिए, मार्केट के अंदर कोई भी कट होता है वो पॉजिटिव लिया जाएगा उसको, बट सर्टेनली जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी तरफ से 500 बेसिस पॉइंट तक तजवीज़ दी गई है गवर्नमेंट को। उसके अंदर गवर्नमेंट की एबिलिटी देखनी पड़ेगी इस मामले में। ज़ाहिर है बोर्ड कंसिडर करता है, रेमिटेंसेस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है अगर कोई मैसिव कट आता है। फिर दूसरे जो है वो हम जो सेवर्स होते हैं उसके लिए भी थोड़ा नेगेटिव होता है। तो वी अंडरस्टैंड कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट डिसीजंस होते हैं। फिर IMF प्रोग्राम में भी हम हैं, तो आई थिंक ये जो सिफ्थ है गवर्नमेंट की रिडक्शन की, आई थिंक ये कैरी होनी चाहिए। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो तकरीबन 12% तक ट्रेड कर रहे हैं 3 मंथ के। तो आइडियली जो है डिस्काउंट रेट 15% है, तो 300 बेसिस पॉइंट तो अपेरेंटली नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट ने वैसे भी अच्छी एफर्ट की है कि जो मार्केट के जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है डिस्काउंट रेट से। तो आई थिंक कि उससे जनरली जो है वो इन्वेस्टर को, कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है। सही। और ऐसे साहब, ये अभी जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर अच्छा खासा पॉइंट्स की सूरत में जो इजाफा देख रहे हैं, कभी ये 1,500 पॉइंट्स, कभी 2,000 पॉइंट्स, और रोज़ एक नया रिकॉर्ड मार्केट बना रही है, ये इसकी बुनियादी वजूहत क्या हैं? सारे इस वक्त मैक्रो लेवल पर इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, लेकिन जितनी ग्रोथ स्टॉक मार्केट में नज़र आ रही है उतनी ग्रोथ इस वक्त हमें दूसरे सेक्टर्स में नज़र नहीं आ रही है। देखिए, जनरली जो है वो इस चीज़ को पॉजिटिव लिया जाता है कि कैपिटल मार्केट्स हमेशा प्रिसीड करती हैं ग्रोथ को। तो आई थिंक कि 3% जो ग्रोथ रिवाइज की ADB ने रिसेंटली, ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि आगे ग्रोथ आनी है, तो मार्केट जो है उसको पहले स्पेकुलेट करती है। इसी वक्त मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन है कि आगे पॉलिसी रेट जो है इवन सिंगल डिजिट के अंदर भी पॉसिबली आ सकता है, क्योंकि हमने इन्फ्लेशन को 4.9% पे आते हुए देखा है। तो इस स्पेकुलेशन पर कि सिंगल डिजिट पे इंटरेस्ट रेट आएगा होपफुली समडे, आई थिंक कि उस पर जो है इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा मुस्बत देख रहे हैं। ज़ाहिर है एवरीबडी वांट्स कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो इम्प्रूव हो। साथ में हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी देख रहे हैं, आगे जो है वो हमारी रेटिंग्स भी होंगी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। तो आई थिंक कि उस पर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मुस्बत एफर्ट कर रही है। तो होपफुली वी आर कमिंग आउट ऑफ दैट small growth towards 3 to 4%, and I think eventually इसका बेनिफिट जो है कॉमन मैन को भी होगा। और इस वक्त इन्वेस्टर्स का एहसन साहब जो रुझान है वो सिर्फ चंद एक सेक्टर्स की तरफ ही है, या फिर मल्टीपल सेक्टर्स में इस वक्त को इंटरेस्ट एक नज़र आ रहा है और अट्रैक्शन इस वक्त नज़र आ रही है मार्केट को देखते हुए इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, जनरली तो अक्रॉस द बोर्ड जो है बाइंग है, और उसकी जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पॉजिटिवली लेते हैं। ज़ाहिर है लोन की शरह कम होती है, यानी कि सूद का रेट कम होता है, तो उनको मुस्बत बेनिफिट होता है। साथ में जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें हम कुछ प्रेशर देख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो बैंकिंग अर्निंग्स थोड़ी सी नेगेटिव होती हैं। तो आई थिंक कि जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव ये है कि जो अक्रॉस द बोर्ड जो है इन्वेस्टर इंटरेस्ट इस वक्त मौजूद है, अर्निंग्स अच्छी होती हैं, कैपिटल मार्केट इंप्रूव होती है, तो सारी कंपनीज को या सारे सेक्टर्स को बेनिफिट होता है। और ये चूँकि अभी कैलेंडर ईयर अपने एंड की तरफ जा रहा है और एक परसेप्शन है कि दिसंबर के जो लास्ट एक हफ्ता या 10 दिन होते हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं स्टॉक मार्केट के लिए, तो ये कोई ऐसा डाउनफॉल या कोई बड़ी करेक्शन अभी एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में? देखिए, आई थिंक कि अगर करेक्शन आती भी है तो आगे बहुत ज़्यादा बेहतरी जो है वो नज़र आ रही है, यानी कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे हो रहे हैं, क्रेडिट रेटिंग अच्छी होते हुए नज़र आ रही है, फिर आगे इंटरेस्ट रेट कम होते हुए देखे जा रहे हैं। तो करेक्शन तो ये जो मार्केट की जो लाइफलाइन है इसके अंदर जो है करेक्शन भी होते हैं, तो वी कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट कि करेक्शन होंगे और फिर उसके बाद मुस्बत मार्केट दोबारा डायरेक्शन लेगी। तो आई थिंक कि वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम हमें मुस्बत खबर ये है कि अभी इमिनेंट है पॉलिसी रेट कट, और इन्वेस्टर्स जो है वो स्पेकुलेट कर
रहे हैं कि क्या कट होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती साहब, MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ हमारे साथ मौजूद थे। और अब जो भी रेट कट्स पॉलिसी रेट को जितना नीचे लेकर जाते हैं, न सिर्फ स्टॉक मार्केट को उससे फ़ायदा होगा बल्कि ओवरऑल जो बिजनेस एक्टिविटी है वो भी उससे ग्रो करेगी। और कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट ये क्रिएट कर सकती है, चौधरी मोहम्मद अकमल साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी हम एहसन साहब से गुफ्तगू कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट जिस तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है, जो ग्रोथ वहाँ नज़र आ रही है वो हमें दूसरे सेक्टर्स में होती, वो हमें एक्सपोर्ट्स को उस लिहाज से हम बढ़ता हुआ नहीं देख रहे, बिजनेस एक्टिविटी उस लिहाज से नहीं जनरेट हो रही है हमारे मुल्क में। तो ये इम्पैक्ट दीगर सेक्टर्स तक कब आएगा जो हम स्टॉक मार्केट में सब जो कुछ होता देख रहे हैं? देखिए, आर्टिफिशियली जो है ना वो स्टॉक मार्केट मुझे बज़ाहिर लग ये रहा है कि आर्टिफिशियली ऊपर जा रही है। उसकी वजह यह है कि अगर आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के फिगर्स देखें तो अभी भी उसकी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। ऑन दी अदर हैंड अगर बैंक्स की आप बात करें तो बैंक्स का चूंकि इंटरेस्ट रेट जो मॉनेटरी पॉलिसी पे स्टेट बैंक ने कट लगाना है तो तकरीबन 2% के करीब मजीद जो है वो पॉलिसी रेट नीचे आ सकता है। तो उसके बाद जो है वो शरह सूद 13% के ऊपर आ जाएगी, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। इन एडिशन जो है वो ऑलरेडी उनको एडवांस टू डिपॉजिट रेशो मेंटेन करने के हवाले से जो चैलेंजेस हैं उसकी वजह से भी उनके डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल जो है उसकी स्टॉक एक्सचेंज में अगर बात की जाए तो अच्छी खासी कैपिटलाइजेशन जो इस सेक्टर के है, तो इसकी नेगेटिविटी के बावजूद जो है ये ऊपर जा रही है स्टॉक मार्केट। तो मेरी समझ से बाहर है। हाँ, जो मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ वो ये है कि इस वक्त चूंकि IT की वजह से मोबाइल के ऊपर भी आप स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट खोल सकते हैं, तो उसमें बेसिकली नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स की तादाद में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और कहीं से भी बैठ के, अब चीचा वतनी से बैठ के भी आप जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या बैरून मुल्क बैठ के भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हुआ ये है कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में स्मॉल या छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें स्क्रिप्ट्स में बेसिकली कर रहे हैं, और उनकी ज़ाहिर है मार्जिन के ऊपर चूँकि वो खेल रहे होते हैं और कोलेट्रल उन्होंने रखवाया होता है एक सर्टेन अमाउंट, और वो सुबह को अगर इन्वेस्ट करते हैं तो शाम को जो है वो उनको अगर लॉस में आ जाए तो वो फारिग होकर घर चले जाते हैं। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें जो है वो बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में तेज़ी नज़र आ रही है, जो कि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि एक दिन जो है वो मार्केट वो 2,000 प्लस भी बनाती है, 2,500 पॉइंट्स भी प्लस पे जाती है। बट ऑल ऑफ द सडन जब आप देखते हैं कि एक हल्की सी नेगेटिव न्यूज़ कोई आती है और मार्केट 3,500 और 3,000 पॉइंट्स जो है वो क्रैश कर जाती है। तो जिस तेज़ी से ये ऊपर जा रही है, अल्लाह ना करे अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा सा भी कोई नेगेटिविटी जो है वो एलिमेंट्स प्रिवेल करते हैं पॉलिटिक्स में या अदर देन इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में, तो उसमें फिर जाहिर है कि ये इसी तरीके से नीचे भी आएगी। तो ज़रूरत इस अमर की है कि स्टॉक मार्केट को मुस्तहकम बुनियादों के ऊपर डिविडेंड बेस जो है वो इन्वेस्टमेंट लाई जाए, रादर देन के लोग जो है वो कैपिटल गेन के ऊपर वर्किंग ज़्यादा करें। क्योंकि कैपिटल गेन के ऊपर अगर ज़्यादा वर्किंग होगी तो उसके बाद जो है वो इसी तरह होगा कि कभी 2,500 प्लस और कभी जो है वो 3,000 माइनस। तो अल्टीमेटली जो है वो ये मुझे जो है वो ज़्यादा जो वजूहात हैं जिनकी वजह से आपको नज़र आ रहा है कि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। सही। अच्छा, अब हमारे जो इस वक्त मैक्रो लेवल के चॉइस ऑफ इंडिकेटर्स हैं वो भी हम उसमें भी एक थोड़ा सा ठहराव, ज़रा जो पहले बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन में भी थोड़ा कंट्रोल आया, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट को भी अंडर कंट्रोल हुकूमत लेकर आई है, IMF के साथ मुआहदा भी अब हो चुका है जिसमें ज़ाहिर है शायद वो जो डॉलर्स हैं 7 अरब, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो एक सर्वाइवल और दुनिया के दूसरे ममालिक और इदारों के साथ ताल्लुकात की ज़्यादा अहमियत हो। तो अब ये सारी चीज़ें मिलकर अगले 5-6 माह में कितना पाकिस्तान की इकॉनमी में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं? अभी हमने ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स का भी जो एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा, उनका भी खासा एतमाद इस वक्त बढ़ा है। गो कि अमली तौर पर अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, लेकिन अब आने की तवक्को तो कम अज़ कम की जा रही है। मेरा ख्याल नहीं है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं अनटिल अनलेस के जो है ना हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो स्टेबल नहीं होता। ऑल दो के जो हमारे पास फिगर्स हैं, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जैसे एक्सपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो वो हमारी तकरीबन $13.69 बिलियन हैं टिल नवंबर एंड। इंपोर्ट्स जो है वो $22.34 बिलियन हैं। ट्रेड डेफिसिट हमारा जो वो कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले में, इसी 5 महीने में $8.65 बिलियन है। इन्फ्लेशन 7.8% के ऊपर आया है।
करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में तकरीबन 300 मिलियन। टैक्स की कलेक्शन अगरचे अच्छी नहीं है, फिजिकल साइड थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, श्रीलंका के फिगर्स अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन अगर 4.2% है ऑन मंथ बेसिस, तो श्रीलंका का जो इन्फ्लेशन है दैट इज -3.5, यानी वहां पे माइनस में चला गया फिगर। तो इसको हम कहते हैं कि चीजें सस्ती हुई हैं। हालांकि हमारे यहाँ पे जो वो महंगाई की रफ्तार में कमी को जो है ना वो समझा जाता है कि सस्ती चीजें। इसी तरह जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात की जाए तो हमारी 3% एक्सपेक्टेड है, श्रीलंका की 4.5% है टिल अक्टूबर के जो फिगर है। जीडीपी पर कैपिटा श्रीलंका का $3,900 है और हमारा $1,590 है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट श्रीलंका का 5.2% है, हमारा 8% है, 8.1 8.2। मजीद वर्ल्ड बैंक ने अभी इसमें भी इजाफे का खदशा जाहिर किया है। एक्सटर्नल डेट की अगर आप बात करें तो श्रीलंका का 56 बिलियन है और हमारा 130 बिलियन है। और सबसे बढ़ के डॉलर वहाँ पे 287 श्रीलंकन रुपीस का है और हमारे यहाँ जो 279 रुपीस का है आज की डेट में। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कंपैरिजन मुझे बताने का मकसद आपको ये था कि थोड़ा सा एक आपको आइडिया हो जाए कि ठीक है हमारी प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन उस तरीके से या उस रफ्तार से नहीं हो रही जो होनी चाहिए। इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट्स में भी आप देखें डाउनफॉल ट्रेंड चल रहा है। पेट्रोलियम और ऑयल की जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनली वो भी नीचे को जो है वो आ रही हैं। इसके बावजूद अगर हमारा बहुत ही 4.9% के ऊपर अगर हमारी मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर इन्फ्लेशन का फिगर आता है तो ऑन दी अदर हैंड हमारे पास श्रीलंका की मिसाल मौजूद है जो कि माइनस में इस वक्त चल रहा है। तो हमें बहुत ज़्यादा इससे अचीव करने की ज़रूरत है और उसमें हुकूमत के लिए जो है ना वो मेरा मशवरा तो यही होगा कि दे शुड नॉट रिलैक्स ऑन रादर देन टीवी के ऊपर क्लेम्स करें। मेरे ख्याल में इनको मजीद एफर्ट्स जो है वो अपनी पुट करनी चाहिए। खास तौर पर SIFC को जो है वो मजीद एक्टिव होना चाहिए और ऑल लोग उन्होंने बहुत ज़्यादा SIFC ने वर्किंग की है। अभी भी सऊदी अरब से, कतर से, UAE से, इवन चाइना से जो हमारे जो चीज़ें आगे चल रही हैं उसमें SIFC का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बट स्टिल गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस जो है ना वो अपनी जगह पे है कि यार SIFC में अब किस हद तक आगे जाके वो लोग करेंगे काम, जबकि गवर्नमेंट जो है वो अपने जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको पॉजिटिवली और करेक्ट करने में जो है ना वो मुसलसल नाकाम होती है। तो साहब ये हुकूमत के और SIFC के भी मामलात ये MOUs तक जाकर फिर वहाँ एक ठहराव क्यों आ रहा है? ये कई ममालिक के दौरे शहबाज शरीफ और उनके डेलीगेशन ने किए, कई ममालिक हमारे दौरे कर चुके हैं और हाईएस्ट लेवल पर वो दौरे हुए हैं, चाहे चाइना हो, मलेशिया हो, सऊदी अरब हो या दीगर और ममालिक हो। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की सॉफ्ट कमिटमेंट्स हुई हैं, MOU साइन हुआ, उसके बाद फिर वो मामला रुक जाता है। ये यहाँ पर आकर एक रुकावट क्यों पैदा हो रही है? देखिए SIFC का जो रोल है ना वो एक स्ट्रेटेजिक रोल है। स्ट्रेटेजिक रोल मींस SIFC या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फौज जो वो डायरेक्ट आके ऑपरेशन में तो इंटरफेरेंस नहीं कर सकती ना, या वो डायरेक्ट आके फाइनेंस मिनिस्ट्री तो नहीं चला सकती ना। अब वो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर जाके दूसरे ममालिक के साथ इस हद तक हालात को बराबर कर देते हैं SIFC के प्लेटफॉर्म से कि चीज़ें जो है ना वो स्मूथनेस की तरफ जाएं। लेकिन अब अगर हुकूमत उसमें जो है वो कामयाब नहीं हो पा रही तो ये हुकूमत के पार्ट के ऊपर जो है वो मिस्टेक्स हैं और इसको हुकूमत को जो है ना, मसलन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतने दौरे किए हैं, तो अब जब इतनी सारी जो है ना वो रास्ते या जो है जिसे हम कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को अगर बैलेंस करके दे दिया, उनको इतना ग्राउंड को लेवल कर दिया है, बट स्टिल गवर्नमेंट इज अनएबल टू परफॉर्म। तो ये गवर्नमेंट के साइड के ऊपर जो है ना वो बाज़ाहिर लैकिंग नज़र आ रही है। मतलब मैं अब गवर्नमेंट को किसी की भी हो, मैं कोई पॉलिटिकल अपना वो एनालिसिस नहीं कर रहा कि मैं किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी की बात करूं, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं कि बेसिकली तो ये गवर्नमेंट का काम था जिसमें जो है ना वो SIFC के प्लेटफॉर्म से चीज़ों को बेल आउट करने की कोशिश को हो रही है, बट येट जो है ना वो उसमें उसको कैपिटलाइज करने में हुकूमत वक्त जो है वो नाकाम है। अगर मेरे ख्याल में सही तरीके से हुकूमत अपने कार्ड्स खेलती है, अपने प्रपोजल्स, अपने इन्वेस्टमेंट्स या अपने जो उन्होंने सारी वर्किंग्स की हुई होती है उसको अगर सही तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट करती तो मेरे ख्याल में चीज़ों में काफ़ी हद तक जो है ना वो मस्बत अशारिया आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी तक आप देखें बज़ाहिर जो है, अगेन मैं कह रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नीचे आ भी रहे हैं वो दूसरों से बहुत नीचे हैं। मतलब हम जो है ना वो ये नहीं कह सकते कि ये कोई सेटिस्फाइंग पॉइंट है हमारे लिए, हमें बहुत ज़्यादा इसमें मज़ीद एफर्ट्स की ज़रूरत है। और मॉनेटरी
और ख़ासतौर पर हम जो एक एक्सचेंज रेट में अभी हम जो एक छोटा सा कभी आप उसको एक कंट्रोवर्सी कह लें, क्योंकि कुछ ग्रुप्स की जानिब से जो फिगर सामने आता है वो ये आता है कि आर्टिफिशियली हुकूमत ने इसको 275 280 पर रखा हुआ है और ये 215 220 या 225 रुपए इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो है। तो अगर ये एक्सचेंज रेट में भी हुकूमत जो ड्यू एक कमी है वो लाने में कामयाब हो जाती है, उससे भी खासे इंडिकेटर्स मज़ीद बेहतर हो सकते हैं और ये आशारिये काफ़ी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी का एस्पेक्ट आप बयान कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि डॉलर की जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है या नील जिसे हम कहते हैं नॉमिनल इफेक्टिव जो एक्सचेंज रेट है, दैट इज 210 मैक्सिमम जो है ना वो स्टेट बैंक की साइड के ऊपर भी है जो उन्होंने अपने तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है। तो रियल जो डॉलर की वैल्यू वो 209 से 210 रुपए है, लेकिन अगेन उसको जो है ना 278 के ऊपर जो रखना है वो रखा हुआ नहीं है। बेसिकली ये मार्केट डिटर्मिन्ड एक्सचेंज रेट है। अब इसमें मैं तो खुद इस चीज़ का भरपूर तरीके से हामी हूँ कि गवर्नमेंट इसको इंटरफेरेंस करे और इसको नीचे लाए, आर्टिफिशियली नीचे लाए। इस वक्त जो है ना वो वर्ल्ड IMF के कहने के ऊपर जो डॉलर का रेट है वो मार्केट फोर्सेस के ऊपर रखा हुआ, और मार्केट फोर्सेस में आपको पता है जहाँ 2 रुपए नीचे आना शुरू होते हैं तो उसके बाद जो है वो बायर्स इतने हैं कि वो दोबारा से उसको खरीदना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनको कोई एक्सपोर्ट के लिए या इंपोर्ट के लिए या जिसके लिए हमें एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस के लिए डॉलर्स की जरूरत हुई उससे नहीं होती, वो एज ए इन्वेस्टमेंट उसको लेके रखना शुरू कर देते हैं। नतीजतन जो है ना वो डॉलर जो एक मरतबा फिर 277-78 के ऊपर आ जाता है। तो ये मार्केट में जो बेसिकली माफियाज हैं, जो कार्टेल्स बने हुए हैं, ये डॉलर की रेट को नीचे नहीं आने दे रहे। इसमें हुकूमत का किरदार नहीं है, हुकूमत को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। और यकीन करें अगर हमारा ये डॉलर का रेट जो है ये हुकूमत नीचे लाने में कामयाब हो जाती है तो आपको रियल टर्म्स में जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती हुई नजर आएगी। ऑल दो कि हमने इंटरेस्ट रेट्स जो है वो तो काफ़ी हद तक नीचे ले आए हैं, लेकिन स्टिल अगर हमारा जो डॉलर है वो 277-78 के ऊपर रहता है, इसके ऊपर हमारी इकोनॉमी इस वक्त इसको नहीं एब्जॉर्ब कर सकती। इसके ऊपर जो चीज़ें हैं, जो इस वक्त GDP पर कैपिटा है, जो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन की पोजीशन है, उसमें वी कैन नॉट अफोर्ड डॉलर एट 278, इट शुड बी अराउंड 210 212। अगर ये यहाँ पे आएगा तो उसके बाद आपको इकोनॉमी में कुछ जान पड़ती हुई नजर आएगी, वरना अदरवाइज जो है वो यही होता रहेगा, या पैसा बैंकों में जो है वो पड़ा रहेगा इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, या पैसा जो है वहाँ से चेंज होकर स्टॉक मार्केट में आता रहेगा कि चले जी शेयर्स है यहाँ पे थोड़ा सा पैसा लगा लेते हैं ताकि सुबह लगाए शाम को निकले और घर को जाए। तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आएगी। मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो थोड़ा सा हुकूमत को इंटरवेन करके डॉलर रेट को जो है वो मेरे हिसाब से नीचे लाना चाहिए। अगर तो वाकई हमारा टारगेट है कि इकोनॉमी में रियल चीज़ों में रियल टर्म्स में जो है ना वो चीज़ें इम्प्रूव होती हुई नज़र आए, कारोबारी तबके का जो एतमाद है वो बहाल हो, इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा इन्वेस्ट करें। अब इन्वेस्टर्स को तो इन्वेस्ट करने की जो है ना वो ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अब जो चीज़ें यहाँ पे हमारे यहाँ लोकली एक मैन्युफैक्चरर बना रहा है वो दूसरे मुल्क बांग्लादेश की आप बात करें या इंडिया की बात करें, दूसरे जो ममालिक हैं वो हमसे ज़्यादा सस्ते रेट के ऊपर उन्हीं कंट्रीज़ में, चाइना में या अमेरिका में दूसरी जगह पे वो चीज़ें बेच रहे हैं, तो हम कैसे उसको कम्पीट कर सकते हैं? दैट इज़ नॉट पॉसिबल अंटिल दी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद अकमल साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि इस वक्त गवर्नमेंट को अपना रोल ना सिर्फ एक्सचेंज रेट में बल्कि दीगर पॉलिसीज़ को भी तेज़ करने में फौरी तौर पर अदा करना पड़ेगा और एक्टिवली दिखाना पड़ेगा, चूँकि अब IMF का प्रोग्राम इस वक्त पाकिस्तान को मिल चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान न सिर्फ दूसरे ममालिक के साथ बल्कि कई और दीगर इदारों से भी लोन्स लेकर ही और अपनी इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए अपना हाउस इन ऑर्डर करके कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकता है कि आने वाले चंद महीनों में पाकिस्तान के जो सारे इस वक्त आशारी हैं वो मज़ीद बेहतरी की जानिब जा सकें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर सही मायनों में दुरुस्त होना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो सबसे पहले पावर सेक्टर के जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की बड़ी ज़रूरत है। गर्दिशी कर्ज़े को हम गुज़िश्ता कई साल से बढ़ते हुए देख रहे हैं और हर हुकूमत जब आती है और ये ऐलानात करती है कि वो गर्दिशी कर्ज़े को कम करने की कोशिश करेगी, लेकिन अमली तौर पर हमें वो इक़दाम होते नज़र नहीं आते। चंद माह पहले टास्क फोर्स का क़याम अमल में आया और उसके बाद ये खबर सामने आई कि मुख्तलिफ IPPs को राज़ी किया जाएगा, उन्हें कन्विंस किया जाएगा कि वो अपनी कैपेसिटी पेमेंट्स को विड्रॉ करें और टेक एंड पे मुआहदे पर अमल दरामद के लिए राज़ी हो जाएं। और कुछ खबरें भी इस तरह की 5 से 6 IPPs से मुताल्लिक सामने आई थी कि वो कन्विंस हो गए, अब उनके साथ कैबिनेट के लेवल पर नए मुआहदे किए जाएंगे। लेकिन पावर डिवीज़न की तरफ से अब ये खबर सामने आई है कि मज़ीद 6 IPPs से मुआहदे ख़त्म करने की जो खबर थी उसकी तरदीद उनकी जानिब से की गई है
और अभी इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतज़ार रहेगा कि कुछ ज़राए से खबर मौसूल हुई थी कि मज़ीद 6 IPPs से मुआहदे ख़त्म कर दिए गए और इसकी वजह से 300 अरब की सालाना बचत भी होगी और उसका फिर टैरिफ पर भी एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। लेकिन अब चूँकि इसकी तरदीद सामने आ गई है तो अब वो फ़िलवक्त वो रिलीफ एक तरह से वापस हो गया है। अब ये कैसे मुमकिन हो सकेगा कि टास्क फोर्स को एक के बाद एक कामयाबी मिलती रहे और IPPs को वो कन्विंस करने में भी कामयाब हो जाएँ? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खालिद वली साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये अभी तो हम ये सुन ही रहते कि चलें 6 और IPPs के साथ मुआहदे हो गए, अब ये तादाद बढ़ गई है, कोई 1.5 दर्जन के करीब पहुँच गई है और अभी मज़ीद भी IPPs को ये टास्क फोर्स कन्विंस करने की कोशिश करेगी। लेकिन अभी ये मामला पेंडिंग में चला गया फ़िलहाल। कितना ज़रूरी है बहुत तेज़ी के साथ इन सारे इशूज़ को कंट्रोल करना? देखें, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि तेज़ी तो बड़ी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ में हमें थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की तरफ भी जाना है। एनर्जी सेक्टर हमारा, ख़ासतर पावर सेक्टर जो है वो बड़े गंभीर मसाइल का की गिरफ्त में है। हमें थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल चीज़ों को लेके चलना होगा और इंटीग्रेटिंग जो आपका मैकेनिज़म्स है उस पर जाना होगा। एक चीज़ तो ये कि आपको IPPs के साथ निगोशिएट करना है और इस सेंस में निगोशिएट करना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट भी ख़राब ना हो और आपका सेक्टर भी ठीक हो। दूसरी साइड पे इक्वली इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको डिमांड जनरेट करनी है नेशनल ग्रिड में। जितनी डिमांड जनरेट होती जाएगी नेशनल ग्रिड में, आपका जो कैपेसिटी चार्जेस का बर्डन है वो कम होता जाएगा पर कैपिटा टर्म्स में। उसके लिए आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेके आना है नेशनल ग्रिड पे। उसके लिए आपको ये जो सोलर रूफटॉप की वजह से डिमांड कम हो रही है उसको आपने फिल करना है प्रोडक्टिव इकोनॉमी के थ्रू। तो किस तरह से ये वाले इकदाम लेने हैं इस पे भी सोचना है और इस पे भी एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क जो है वो बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान में। अगर हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे और सिर्फ एक चीज़ को साइलोज में डिस्कस करेंगे तो वो शायद एक जामे पॉलिसी या कम्प्रीहेंसिव जो पॉलिसी का वो है वो नहीं हो सकता। तो हमें एक साइड पे निगोशिएट करना है और दूसरी साइड पे ये भी देखना है किस तरह से आपकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर नेशनल ग्रिड की जो डिमांड है वो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।